जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के नतीजे सबके सामने आ रहे हैं। अगर हम जम्मू कश्मीर के नतीजों की बात करें तो वहां पर तो ऑलमोस्ट ये बात सर्टेन थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जो गठबंधन की पूरी पार्टी चल रही थी उनका जीतना ऑलमोस्ट तय था। लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी ने वहां पर एक अच्छी खासी टैली निकाली है। अभी तक जो रुझान निकल कर सामने आ रहे हैं और जो इनिशियल नतीजे निकल कर सामने आ रहे हैं उनमें जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करें तो बीजेपी को जो है करीब करीब 29 सीट्स मिलती हुई दिखाई दे रही है पिछली बार के इलेक्शन से, जो करीब 4 ज़्यादा है। लेकिन जो सबसे बड़ा खेल हुआ है वो हुआ है हरियाणा में। हरियाणा में बीजेपी की फिलहाल हैट्रिक लगती हुई दिखाई दे रही है और ऑलमोस्ट सर्टेनिटी के साथ अब ये बात आ गई है कि भाई हरियाणा में रिकॉर्ड तीसरी बार एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। और बीजेपी की सरकार बनने के ऊपर सबसे शॉकिंग रिएक्शन इसीलिए आ रहा है क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस वहां पर अपनी बयानबाजी कर रही थी, जो वहां पर लोगों के ओपिनियंस निकल कर सामने आ रहे थे, उसके बाद वहां पर बीजेपी की जो हालत है थोड़ी टाइट लग रही थी। इवन खट्टर साहब के गांव में भी जाकर जिन लोगों ने बात करी थी उन्होंने यही कहा था कि खट्टर साहब सीएम बनने के बाद कभी अपने ही गांव में झांकने के लिए नहीं आए। तो इन सब चीजों को देखते हुए एक पल को ऐसा लग रहा था कि शायद भाजपा के लिए इस बार थोड़ी टेढ़ी खीर हो सकती है साबित हरियाणा के इलेक्शन को जीतना। सोशल मीडिया पर तो इस तरह के पोस्ट भी दिखाई देने लगे थे कि राजनीति का नया चाणक्य और कोई नहीं बल्कि राहुल गांधी है। और इन सब के बीच में चुनावी नतीजे निकलकर सामने आए हैं और हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। तो कई सारे लोग हैं जो इस समय सोशल मीडिया पर अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई जम्मू कश्मीर में तो लोकतंत्र की जीत हमको होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन क्या कांग्रेस इस बात को मानेगी कि हरियाणा में भी लोकतंत्र की जीत हुई है, या फिर हरियाणा में ईवीएम हैक हुई है, या इलेक्शन कमीशन ने कुछ गड़बड़ी करी है? क्योंकि जयराम रमेश जो है कांग्रेस के, उन्होंने इस बात का आरोप लगा भी दिया कि इलेक्शन कमीशन जो है वो रुझानों को जल्दी जल्दी अपडेट नहीं कर रहा है। मतलब वो लेट लतीफ़ी कर रहा है और चीज़ें जो है सही तरीके सटीक तरीके सामने आ नहीं पा रही हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वो भी वायरल हो रहा है जिसमें कि ढोल वाले कांग्रेस के दफ्तर से वापस जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनसे जब पत्रकार ने पूछा कि भैया वापस क्यों जा रहे हो, तब उसने बताया कि यार उन लोगों ने हमारा पेमेंट देकर हमको वापस भेज दिया कि यार अब तो हार निश्चित हो चुकी है। तो इस तरह के कुछ सूरत हाल हैं जो इस समय बन रहे हैं चुनाव के नतीजों को देखते हुए। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात निकलकर सामने आई है वो ये कि जवान और किसान, जिन दो फैक्टर्स का सबसे बड़ा रोल माना जा रहा था हरियाणा के इलेक्शन में, क्या वो दोनों अब वाकई में बीजेपी से नाराज नहीं है? क्योंकि इलेक्शन के पहले जिस तरह की बातें अलग अलग न्यूज चैनल्स में चल रही थी उसमें सबके सब यही बोल रहे थे कि भाई चाहे जवान हो अग्निवीर से या फिर किसान हो कृषि कानूनों से, दोनों के दोनों ही भाजपा के साथ में खुश नहीं है, दुखी हैं। और इसीलिए भाजपा का इस बार हरियाणा में सरकार बना पाना काफी ज्यादा मुश्किलात भरा लग रहा है। दरअसल हरियाणा का जो रिजल्ट है वो कहीं से कहीं तक भी ऐसा नहीं है जिसको कि देखकर आप ये कहें कि यार ये क्या हो गया। दरअसल अगर आप बीजेपी की राजनीति और रणनीति को करीब से जानते हैं और समझते हैं तो फिर हरियाणा का रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ उसी चीज का नतीजा है। कई लोग हैं जो इस चीज को हैरानी भरी नजर से देख रहे हैं, लेकिन आपको यहां पर बीजेपी की राजनीति को समझना पड़ेगा। दरअसल चुनाव में कांग्रेस ने किसान, जवान और पहलवान का मुद्दा खूब उछाला। भाई हमने देखा ही कि विनेश फोगाट किस तरीके से जुलान से चुनाव भी लड़ी, जीतती हुई फिलहाल दिखाई दे रही हैं। और उनकी जीत के ऊपर ब्रजभूषण सिंह का तंज भी आ गया है कि कांग्रेस का तो सत्यानाश हो चुका है। तो कांग्रेस ने बीजेपी को एक तरीके से हर हर मुद्दे से घेर लिया था, खास करके किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस ने हर तरीके से घेर लिया था और यहां तक कह दिया था कि अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती है तो अपनी मांगों को लेकर शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों को दिल्ली जाने के लिए हरियाणा की सीमाएं खोल दी जाएंगी। खासकर जाट बिरादरी को बीजेपी से झुटकाने के लिए खूब रणनीति बनाई गई थी। दरअसल शंभू बॉर्डर पर हरियाणा की तरफ से रोका गया है किसानों को जो इस समय आंदोलन कर रहे हैं और वो दिल्ली की तरफ कूच कर नहीं पा रहे हैं। उसको लेकर कांग्रेस ने ये एक प्रलोभन दिया था किसानों को। एक तरह से दिखाने की कोशिश हुई थी कि हरियाणा के जो किसान हैं वो बीजेपी से नाराज हैं, एक पूरी इमेज ही बना दी गई थी और इस बार किसान बीजेपी को सबक सिखा देगा ये बात सबको बता दी जा रही थी। लेकिन अब जिस तरह से परिणाम सामने आ रहे हैं उससे लग रहा है कि अगर किसान नाराज थे तो वो मान कैसे गए और बीजेपी ने क्या रणनीति अपना ली, या फिर किसान कभी नाराज थे ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का एक प्रपंच था जो सबके सामने रच दिया गया था ये बताने के लिए कि इस बार तो भैया उन्हीं का जादू चलने वाला है। दरअसल हरियाणा चुनाव में दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा जवान का था। किसानों के बाद अगर हम बात करें तो अग्निवीर के कारण सबसे बड़ा मुद्दा जो कांग्रेस ने बनाया था वो जवानों को लेकर बनाया था, क्योंकि सेना में करीब 10% जवान हरियाणा से आते हैं, जबकि हरियाणा की आबादी करीब 3 करोड़ बताई जाती है। यही नहीं, हरियाणा में घर घर से किसान और जवान का मुद्दा जुड़ा हुआ है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना को जवानों के साथ सबसे बड़ा किया गया धोखा बता दिया था। वैसे लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने यही मुद्दा देश भर में उठाया था।
हरियाणा में 5-5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी कांग्रेस को तब इस चक्कर में जीत मिली थी। वैसे भी जवान और किसान के मुद्दे सबसे ज्यादा हरियाणा में ही थे। किसानों का मुद्दा पंजाब में भी है, लेकिन बीजेपी वहां दौड़ में थी ही नहीं। ऐसे में अगर हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनी है, तो एक तरह से ये साबित हो चुका है कि जवान और किसान को लेकर जो नाराजगी की बात कही जा रही थी वो असलियत नहीं है। हालांकि अग्निवीर को लेकर मुझे अभी भी थोड़ा बहुत डाउट है कि अग्निवीर को लेकर क्या वाकई में युवाओं में वो खुशी है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसीज तो अग्निवीर में है। साथ ही हरियाणा के जाटलैंड में बीजेपी को जिस तरह से कामयाबी मिलती हुई फिलहाल दिखाई दे रही है, उससे एक बार फिर सवाल उठ रहा है कि किसान और जवान का मुद्दा आखिर है कहां? क्योंकि अगर ये मुद्दा नहीं है तो फिर दिक्कत क्या है? दरअसल क्या आगे कांग्रेस इन मुद्दों को उठाने की कंडीशन में अब रहेगी? क्योंकि हरियाणा में ही तो जवान और किसान का सबसे बड़ा मुद्दा था, जहां पर वो बीजेपी को घेर सकती थी, और यहीं पर वो बीजेपी से मात खाती हुई दिखाई दे रही है। इस चुनाव परिणाम में यह भी साफ हो चुका है कि अग्निवीर स्कीम को लेकर विपक्ष जो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा था, उसका जमीन पर हाल फिलहाल में तो कोई असर है नहीं, और ऐसा असर नहीं है कि वो भाजपा की जो सरकार है उसको डेंट पहुंचा सके। अगर हरियाणा की जनता अग्निवीर स्कीम को सही मानती है, तो फिर विपक्ष के लिए यह मुद्दा कहीं से भी उठाना आसान नहीं होगा। अग्निवीर योजना की स्वीकार्यता की अगर हम बात करें, तो हरियाणा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने अपनी रणनीति में थोड़ा बहुत ही सही लेकिन बदलाव जरूर किया था। देखिए, डाउट तो उनको भी था, और उसी के मद्देनजर उन्होंने थोड़े बहुत चेंजेस भी किए थे। अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए आखिर के दिनों में बीजेपी किसान सम्मान निधि की राशि को 6 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए करने का ऐलान कर चुकी थी। साथ ही अग्निवीर मसले को लेकर बीजेपी ने हर हरियाणा के अग्निवीर को पक्की नौकरी देने का वादा भी कर दिया था, जिससे लोगों में यह मैसेज साफ तौर पर गया कि भैया अग्निवीर में जाकर पक्की नौकरी तो मिलनी तय है, तो फिर दिक्कत क्या है? तो फिर बीजेपी से ऑब्वियस सी बात है, नाराजगी की कोई वजह रह नहीं जाती। ऐसे में कहा जा सकता है कि अग्निवीर और किसानों के मुद्दे पर जनता का साथ बीजेपी को पूरी तरीके से मिल रहा है, और अब बीजेपी इसे देश के दूसरे राज्यों में भी भुनाएगी, ये बात तय है, क्योंकि हरियाणा में ये मॉडल टेस्ट हो चुका है। ऑब्वियस सी बात है, इस तरीके से अग्निवीरों के मन में जो एक द्वेष भावना थी कि भाई सरकार के साथ या सेना के साथ 4 साल देने के बावजूद भी हमको पक्की नौकरी नहीं मिलेगी, उसका समाधान कहीं ना कहीं इन चुनाव में मिल चुका है, और बीजेपी इसका पूरा उपयोग देश भर में करेगी। और कांग्रेस जो इस तरीके से एक प्रलोभन की राजनीति को फैला रही थी, उसकी काट ढूंढने में भी बीजेपी को मदद मिलेगी। आपको यही बता दूं कि लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी के लिए हरियाणा का चुनाव एक तरीके का लिटमस टेस्ट था, क्योंकि सबसे पहले लोकसभा चुनाव में भाजपा को बहुमत मिल नहीं पाया था, तो काफी सवालात खड़े हो गए थे नरेंद्र मोदी ने पार्टी के ऊपर कि यार क्या अब भी इनमें वो बात बची है कि भाई जनता इनकी तरफ अट्रैक्ट हो। या जैसे हम सेंट्रल इंडिया की तरफ आते हैं, आप यूपी की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें, छत्तीसगढ़ की बात कर लें, तो इन सब जगहों पर एक तरीके से भगवा लहराया हुआ है, और इसी भगवे को देखते हुए कहीं ना कहीं हरियाणा को एक बड़ा लिटमस टेस्ट माना जा रहा था कि क्या दिल्ली के पार भाजपा अपना जादू चला पाएगी, क्योंकि पंजाब में तो वो दौड़ में थी नहीं। ये एक बहुत बड़ा सवाल था। वहीं इस टेस्ट में बीजेपी को फिलहाल जोरदार कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड के भी चुनाव होने, जहां पर ये टेस्ट होगा, जहां हरियाणा चुनाव का साफ मैसेज जाएगा कि किसान और जवान बीजेपी के साथ हैं। और अगर हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बन रही है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास भी है। साथ ही ये भी साफ हो रहा है कि किसान, जवान और पहलवान का मुद्दा जमीन पर कहीं से कहीं तक है ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ पार्टियों के द्वारा एक हवा बनाया गया है और कुछ भी नहीं। ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी राहत के तौर पर भी देख रहे हैं। इस बीच अब जब कांग्रेस से अंदर ही विरोध के सुर उठने लगे हैं, कुमारी सैलजा का कहना है कि इतना कुछ के बाद भी अगर बीजेपी हरियाणा में जीत रही है, तो फिर हमें ये देखना होगा कि उनकी चुनावी रणनीति कैसी थी, उनके मुद्दे क्या थे, और हमने जो मुद्दे उठाए आखिर वो कहां पर कम रह गए, या हमने कहां पर बीजेपी को एक तरीके से टक्कर देने में थोड़ी बहुत ही सही लेकिन कमजोरी दिखा दी। अब सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि सैनी को लेकर काफी सवाल उठ रहे थे, तो सैनी साहब ने भी हार जो है फिलहाल के लिए अपनी टाल दी है। एंड सबसे बड़ी बात, बीजेपी का जो सीएम का चेहरा बदलने का फॉर्मूला था, कहीं ना कहीं वो भी कारगर साबित हो गया है। और ऐसे में जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं कि जो माहौल है वो फिलहाल भाजपा के पक्ष में एक बार फिर से बन रहा है। दरअसल मनोहर लाल खट्टर जो यहाँ पर थे वो पंजाबी थे, वहीं नायाब सैनी ओबीसी समुदाय से आते थे। खट्टर को हटाकर सैनी को मुख्यमंत्री बनाने बीजेपी के लिए फायदे का सौदा रहा है, अब ये चीज समझ में आ रही है। लेकिन जो लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे और जो लोगों से जाकर हरियाणा में बात कर रहे थे, उन लोगों ने इस सवाल को लगभग सभी से पूछा था कि भाई खट्टर साहब को रातों रात दिल्ली क्यों भेज दिया गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि सैनी साहब को अब मुख्यमंत्री बनाए जाने से किसी को वहां पर लोकल लेवल पर इतनी समस्या थी नहीं जितनी कि विपक्ष को थी। खट्टर को हटाकर सैनी को मुख्यमंत्री बनाना बीजेपी के लिए एक फायदे का साबित सौदा रहा है, क्योंकि एग्जिट पोल तक हरियाणा में बीजेपी की विदाई और कांग्रेस की वापसी का पूरी तरीके से अनुमान लग रहा था। लेकिन
जो अब तक के रुझान है उससे एक बात साफ है कि बीजेपी 2014 और 2019 से भी बड़ी जीत हासिल करने के लिए जा रही है। मतलब अभी तक जिस पॉइंट पर मैं वीडियो बना रहा हूं 50 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं जिन पर की बीजेपी आगे चल रही है, और ये पिछली बार की सीटों से भी 10 सीटें ज्यादा है। हरियाणा की अगर हम सियासत की बात करें तो सैनी को सीएम बनाने का जो दाव जो फंस रहा था, उसमें आप देखिए कि हरियाणा की सियासत में जाट काफी अहम फैक्टर माने जाते हैं। किसान आंदोलन और फिर पहलवानों के आंदोलन की वजह से जाट वोटर्स बीजेपी से काफी ज्यादा नाराज माने जा रहे थे। इसके अलावा ऐसा भी माना जा रहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बूते कांग्रेस को ज्यादा वोट मिलने की उम्मीद थी। ऐसे में बीजेपी ने ओबीसी फैक्टर को साधने की कोशिश करी थी सैनी जी के साथ में। अनुमान है कि हरियाणा में करीब 40% ओबीसी हैं, 25% जाट हैं, 20% दलित हैं, 5% सिख हैं और 7% मुस्लिम हैं। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को जाटों की नाराजगी का एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। कांग्रेस ने यहां की 10 में से 5 सीटों पर जीत दर्ज करी थी और इनमें से 2 सबसे अहम सीटें थी और वो थी अंबाला और सिरसा ऐसी सीट थी। बाकी जो 3 थी वो सोनीपत, रोहतक और हिसार जाट बहुल वाली सीटें थी। वहीं पर बीजेपी ने करनाल, फरीदाबाद, गुड़गांव, भिवानी, महेंद्रगढ़ और कुरुक्षेत्र में जीत हासिल करी थी। इन सभी 5 सीटों पर ओबीसी और ऊंची जातियों का दबदबा बताया जाता है। मार्च में जब बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया, तब इसे चुनावी दाव ही माना जा रहा था, क्योंकि बीजेपी कई राज्यों में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बदलने का काम कर चुकी थी। ऐसे में इस चुनाव में बीजेपी ने सैनी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने का फैसला किया। माना जा रहा है कि सैनी के कारण बीजेपी ने न सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी बल्कि ओबीसी वोटों को भी अपने साथ ले लिया। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है जब आप लंबे समय तक चुनाव में बने रहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एंटी इनकम्बेंसी राजस्थान में सबसे ज्यादा काम करती है कि वहां पर हर बार सरकार जो होती पलट जाती है, लेकिन इस बार एन मौके पर मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया गया। हालांकि भजनलाल जी के बारे में शुरुआत में नहीं बताया गया था, लेकिन जो एक भरोसा जनता ने राजस्थान में बीजेपी के साथ दिखाया, उसी का कहीं ना कहीं फायदा भजनलाल जी को दिया गया। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले वसुंधरा राजे जी को एक बार फिर से पिक्चर में बुला लिया गया है। तो अगर बात करें कि बीजेपी का जो सीएम बदलने वाला जो फॉर्मूला है क्या वो हिट रहा है, तो देखिए 2021 के बाद से बीजेपी ने कई राज्यों में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बदले। ऐसा करके बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी को दूर किया है। हरियाणा 5वां राज्य था जहां बीजेपी ने चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का चेहरा बदला और उसका फायदा साफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें सीएम बदलने वाले फॉर्मूले की, तो गुजरात, उत्तराखंड, त्रिपुरा, कर्नाटका, यहाँ पर ये लोग पहले ही कर चुके थे और अब इन्होंने हरियाणा में भी ये चीज़ करी थी, तो उसका फायदा तो यहाँ पर देखिए साफ तौर पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। केजरीवाल जी की भी टिप्पणी निकलकर सामने आई है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि चुनाव परिणामों का सबसे बड़ा सबक यह है कि चुनाव में कभी भी अधिक आत्मविश्वासी नहीं होना चाहिए। केजरीवाल का यह बयान ऐसे समय आया है जब बीजेपी की हरियाणा की 90 सीटों पर स्पष्ट तौर पर बहुमत देखने के लिए मिल रहा है। केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के नगर निगम सदस्यों के एक ग्रुप को एड्रेस करते हुए कहा कि देखते हैं हरियाणा में परिणाम क्या आते हैं। इसका सबसे बड़ा सबक यह है कि चुनाव में कभी भी हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर चुनाव, हर सीट एक कठिनाई भरा होता है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये एक बात है। आपको बता दूं कि हरियाणा चुनाव में आम आदमी और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर तमाम कोशिशें हुई थी। हालांकि इंडी अलायंस जो कि इनका नेशनल लेवल पर हुआ है वो स्टेट लेवल पर फ्लॉप होता हुआ दिख रहा है और इसीलिए हरियाणा में ये गठबंधन हो नहीं पाया। लेकिन इसके बाद आम आदमी पार्टी ने कुल 90 सीटों में से 89 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार लगभग सभी सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के मुकाबले काफी पीछे चल रहे हैं और उनका कुछ यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है। वीरेंद्र सहवाग भी यहाँ पर कांग्रेस से मतलब कांग्रेस की तरफ से उतरे थे प्रचार करने के लिए। तो यहाँ फिलहाल भाजपा की श्रुति चौधरी कांग्रेस के अनिरुद्ध चौधरी से 14,385 वोटों से आगे चल रही हैं। श्रुति को अब तक 73,115 वोट मिल चुके हैं। तोशाम राज्य की चर्चित सीटों में शामिल है जहां भारतीय क्रिकेट टीम के धुरंधर बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने कांग्रेस के अनिरुद्ध चौधरी के लिए प्रचार प्रसार किया था। देखिए, यहां पर चुनाव के नतीजे ऑलमोस्ट काफी हद तक साफ हो चुके हैं और एक बात तय है कि आने वाले दिनों में भाजपा हरियाणा की जो ये जीत है, इस जीत का उपयोग झारखंड में, महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव में बिल्कुल करेगी और वहां पर अगर भाजपा को सफलता मिल गई तो आप ये मान लीजिए कि भाजपा को कहीं ना कहीं कांग्रेस की जवान और किसान वाले मुद्दे की तो काट मिल ही गई है। क्या कहना चाहेंगे आप लोग भाजपा की इस जीत और इस चुनावी नतीजे के बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।